Yes. To show that a simple pendulum executing a simple harmonic motion is necessary to assume that length of the pendulum is small, mass of the pendulum is small, acceleration due to gravity is small, and amplitude of oscillation is small. Now in this case, as you told, amplitude of oscillation is small. देखिए, जब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं सिंपल पेंडुलम का, so this is the rigid support, this is some string or wire, this is the bob. Bob should be point heavy mass, it should be heavy mass. उसका कंडीशन अगर आपने पढ़ा तो वो बोल रहा है कि इसमें हेवी मास चाहिए. This is the length L. Okay, now length of the pendulum is small, नहीं चाहिए, लेंथ बड़ा होना चाहिए. मास ऑफ द पेंडुलम नहीं, ये जो बॉब होता है उस वो बॉब हेवी होना चाहिए, पॉइंट मास चाहिए पर हेवी चाहिए. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल, अगेन इट इज रॉन्ग. सो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज स्मॉल, मतलब ये जो पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है, हम छोटा सा ऑसिलेशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं. ये कंडीशन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. एक्चुअली देखिए, जब पेंडुलम का कंसेप्ट हमने देखा था, रिजिड सपोर्ट, दिस इज द स्ट्रिंग एंड बॉब, ये जो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं बॉब का, तो ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं और उसको अप्रोक्सीमेटली लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करते हैं. देखिए, एक्चुअली यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. जब बॉब बहुत दूर तक जाएगा तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और बॉब का डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा होगा तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड एज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे सिंपल पेंडुलम ने हमने जो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था. और डिस्प्लेसमेंट लीनियर कब होगा? जब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन स्मॉल होगा. इसलिए बॉब की केस में हम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन स्मॉल कंसिडर करते हैं. बाकी सब पैरामीटर स्मॉल कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं. A simple pendulum suspended from the roof of a lift oscillates with a frequency nu when the lift is at rest. लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट रेस्ट में है तो फ्रीक्वेंसी न्यू है. If the lift falls freely under the gravity, falls freely under gravity, लिफ्ट फ्रीली फॉल हुआ है, ओके, देन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? ओके, नाउ जब लिफ्ट फ्रीली फॉल होता है देन आई टोल्ड जी कितना होगा? जी माइनस जी, मतलब वो हो जाएगा जीरो. देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, पहले हम देखते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. क्योंकि मैंने बोला है हमेशा कि टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला याद रखो, उससे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम बना सकते हैं. सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल. अब देखिए, यहाँ पे हुआ है फ्री फॉल. अगर फ्री फॉल हुआ है तो जी चेंज होगा, 2 पाई चेंज थोड़ी होगा, लेंथ भी चेंज नहीं होगा, जी चेंज होगा. फ्री फॉल हुआ है, सो जी माइनस जी हो जाएगा. ओके, सो इस हिसाब से ये हो जाएगा अंडर रूट 0 - L. ओके, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का n इक्वल टू 0. सो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 0. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. रिमेंबर, यहाँ पे हमें हमेशा टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए मैंने बोला LG, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है. फ्रीक्वेंसी का उससे बना लेना है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रखना है, उससे हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना लेंगे. एक्चुअली देखिए, इसमें मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ क्या होता है. टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है हमेशा, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. अब देखिए, ओमेगा डिवीजन में ओमेगा क्या है? अंडर रूट a/L है. ए ओमेगा मीन्स व्हाट? अंडर रूट a/L. तो यहाँ पे g है तो उस हिसाब से अंडर रूट g/L आता है.
तो डिवीजन में है इसलिए हम उसको लिखते हैं L बाय जी। सो एक्चुअली ओमेगा इस केस में कितना है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। देखिए एक सपोर्ट है, उसको हमने एक स्प्रिंग कनेक्ट किया है इस तरीके से, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और उसको जो मास हमने सस्पेंड किया है वो है m 20 ग्राम। एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी दिया है, ये SHM कर रहा है, स्प्रिंग SHM कर रहा है, और उसका फ्रीक्वेंसी मुझे दिया है पाई बाय 5, सॉरी 5 बाय पाई हर्ट्ज, इट इज गिवन 5 बाय पाई हर्ट्ज। वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज, अब देखिए मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब सीधे सीधे के का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी दिया है, मास दिया है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इस केस में, देखिए n इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम। ओके, देखिए वापस वही लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, एंड दिस t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के आएगा। ओमेगा क्या आएगा, देखिए ओमेगा डिवीजन में इसलिए क्या आएगा m बाय के, एंड फ्रीक्वेंसी आएगा फिर 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम। मतलब यहाँ पे ओमेगा का लॉजिक आप सिर्फ याद रखिए, ओमेगा कौन है यहाँ पे, m बाय के। देखिए इस तरीके से आप सिर्फ यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू ऐड कीजिए, ओमेगा के बाय एम है, सॉरी इट इज के बाय एम, आई विल रीराइट हियर, ओमेगा इज व्हाट, अंडर रूट के बाय एम। देखिए k इक्वल टू क्या रहता है, m ओमेगा स्क्वायर ना, हमने देखा था वही लॉजिक है, k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। सो इस केस में भी वही लॉजिक से हम फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए उसने फ्रीक्वेंसी मेंशन किया है, स्प्रिंग कांस्टेंट मेंशन किया है, एंड मास भी मेंशन किया है, तो इसको फॉर्मूला सिलेक्शन आपको इजीली आना चाहिए। अब k का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड्स, सो इट इज n स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू के बाय एम। तो k कुछ इस तरीके से आएगा, दिस k इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू m। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, n स्क्वायर it is 25 divided by pi square into this 4 pi square into this 20 into 10 raised to minus 3. Now this pi square will get cancelled. This 25 into 4, it is 10 raised to 2. This 25 into this 4, it is 10 raised to 2. एंड ये यहाँ पे एक जीरो, मतलब ये होगा 10 रेस टू 3, ये यहाँ पे ऑलरेडी 10 रेस टू माइनस 3 है, इंटू 2। तो इस हिसाब से k का वैल्यू आ गया यहाँ पे, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, k इक्वल टू आएगा 2 न्यूटन मीटर। देखिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखने के लिए इसका एक लॉजिक बताता हूँ, ऑलरेडी मैंने ये क्लास में आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप सिर्फ याद रखिए ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। जब कभी भी प्रॉब्लम में मेंशन किया जाएगा फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड दिया है मतलब ओमेगा दिया है, और स्प्रिंग कांस्टेंट मेंशन किया है एंड मास भी मेंशन किया है, मतलब आपको ओमेगा का यही लॉजिक यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और इसके साथ में रहता है t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। बस ओमेगा का ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे रख दो। अब देखिए प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या हुआ था, g एंड l मेंशन किया था, g एंड l, ओके, वहां पे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी हमने यूज किया है,
मतलब वहां पे ओमेगा क्या है, √g/l है। ओके, सो आप सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखिए, ओमेगा का इन टर्म्स ऑफ जी एंड एल, एंड ओमेगा का इन टर्म्स ऑफ के एंड एम। एज पर गिवन डेटा मुझे वो फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ यूज करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ये शॉर्टकट मेथड से आप इसको थोड़ा सा याद रखिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे। ये फ्रीक्वेंसी के लिए दिया है, टाइम पीरियड के लिए कैसे बनेगा ये, T = 2π√m/k, T = 2π√m/k। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, इससे हमने बनाया ये फ्रीक्वेंसी वाला। कि मैं वापस यहाँ पे आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। देखिए, ओमेगा =√k/m, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर प्रॉब्लम में मेंशन होगा के मास, ओके, ओमेगा मतलब ओमेगा भी हो सकता है डायरेक्टली मेंशन, या फिर फ्रीक्वेंसी हो सकता है, या फिर टाइम पीरियड भी हो सकता है। ये ओमेगा का लॉजिक आप यहाँ पे यूज कीजिए। सो टी इक्वल टू क्या, 2π/ओमेगा, 2π एज इट इज, ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा उल्टा हो जाएगा m/k। इस तरीके से इसको डिराइव कीजिए। जनरली आपको ना कोनिकल पेंडुलम का T = 2π√L/g सबको याद रहता है, ओके, पर ये फॉर्मूला जनरली आप लोग भूल जाते हैं। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्प्रिंग बैलेंस हैज अ स्केल दैट रीड्स 0 to 50 kg। ओके, मतलब वहाँ पे रीडिंग का स्केल है, 0 से 50 तक वो काउंट करता है। द लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। स्केल का लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, and block of mass m is suspended from this balance. When displaced and released, it oscillates with a period of 0.5 second. The value of m is g is given. ओके, अब देखिए वापस वही कंसेप्ट आ रहा है कि एक स्केल है यहाँ पे, ओके, और ये स्केल कुछ तो यहाँ पे मेजर करेगा 0 to 50 kg, लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, मास यहाँ पे दिया है m, एंड इसका पीरियड दिया है। अब याद रखिए, पीरियड दिया है मतलब ओमेगा दिया है, पीरियड दिया है मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है, ओके, एंड जी भी यहाँ पे मेंशन किया है, स्मॉल जी। नाउ वैल्यू ऑफ एम मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आपने अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे प्रैक्टिस की है तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। टी दिया है, मास दिया है, लेंथ जी, एंड देखिए मास जो दिया है ना, वो उसका रेंज दिया है। मुझे मास एक्चुअली फाइंड करना है, मास कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 to 50 के बीच में हमारा मास आने वाला है, पर कितना आने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए वापस वही लॉजिक, T = 2π√, देखिए T = 2π√m/k मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। अब मुझे m यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो t का वैल्यू मुझे दिया है 2π कांस्टेंट है, बट k इज नॉट गिवन, k यहाँ पे दिया नहीं है, तो मुझे यहाँ पे k थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो आवर फॉर्मूला इज डन, पर अगर मुझे यहाँ पे k मिल गया तो मैं इसको तुरंत सॉल्व कर सकता हूँ। नाउ k यहाँ पे डायरेक्टली उसने दिया नहीं है, सो k के कुछ रिलेशंस हमें पता है, f = kx होता है, सो k = f/x हो जाएगा। अब k मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे f लगेगा। f का अगर मुझे वैल्यू पता होगा यहाँ पे, तो मैं k यहाँ पे फाइंड आउट कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेंथ दिया है मतलब वो डिस्प्लेसमेंट दिया है, स्केल का लेंथ दिया है। अब देखिए, इसको हमें एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। f
F मतलब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे mg, x इज x। नाउ k इक्वल टू m में कितना लूंगा 50, मास अगर मैंने लिया 50, g उसने दिया है 10, x कितना लेना पड़ेगा मुझे, देखिए मास अगर मैंने 50 लिया है और ये स्केल कहाँ से कहाँ तक मेजर कर रहा है, 0 टू 50 मेजर कर रहा है। स्केल 0 टू 50 मेजर करता है और अगर मैंने मास लिया 50 और स्केल का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो ये पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा ना, ये स्केल पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा। क्योंकि देखिए उसने क्या बताया कि स्केल का लेंथ है 20 सेंटीमीटर और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेजर कर पाता है। देखिए अगर 10 केजी मैंने मेजर किया तो यहाँ पे आएगा, 20 के लिए यहाँ पे। अगर मैंने पूरा 50 केजी लगा दिया तो जितना लंबा स्केल है वहाँ पूरा बाउंड्री तक आ जाएगा, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा 20 सेंटीमीटर। जब मास होगा मैक्सिमम तब स्केल का डिस्प्लेसमेंट भी होगा मैक्सिमम। अब देखिए मैंने मास लिया है 50, तो डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 20 इंटू 10⁻², सॉरी 10⁻³ लेना पड़ेगा ना, ग्राम में दिया है किलोग्राम में किया है, इट इज 20 इंटू 10⁻³ sorry, this mass is given in kg already, mass is 50 kg already and this displacement is 20 centimeter, so वो आएगा 20 इंटू 10⁻² मीटर। यस इट इज 20 इंटू 10⁻² मीटर। चलो इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे आएगा 2, मतलब ये इधर से आएगा 25 इंटू 10⁻²। okay, so I got this value as a k इक्वल टू 2500 न्यूटन मीटर। k का वैल्यू मुझे मिल गया 2500 न्यूटन पर मीटर। F बाय एक्स है, देखिए यूनिट क्या आएगा उसका, फोर्स के लिए न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब, क्योंकि हमें k का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, हमें m यहाँ पे अभी एक्चुअल m कितना है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो स्क्वायर बोथ द साइड्स, t स्क्वायर इक्वल टू 4π² इंटू m बाय के। सो m फाइंड करना है, तो टी स्क्वायर इंटू के, टी स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाय 4π²। ओके, नाउ वैल्यू यहाँ पे रख दो बस, टी का स्क्वायर 1/4 आएगा क्योंकि वो 1/2 है, इंटू के 2500, 4 एज इट इज, पाई का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके इसको सॉल्व कर देते हैं। करो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कितना आता है, इट इज 2500 डिवाइडेड बाय 16 इंटू, इसको हम कंसिडर करते हैं 3.14 का स्क्वायर लगभग 10, 16 डिवाइडेड बाय 250 करो, लगभग 16 आएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। A particle oscillating under a force F equal to minus kx minus bv is a k and b are constant। मीन्स सीधे सीधे पूछ रहा है कि ये इक्वेशन किसका है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेटर, फोर्स्ड ऑसिलेटर। यस, दिस F इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी
B is what? It is damped constant. B is what? Damped constant. Okay, so definitely it is related with damped oscillator. हमने कंसेप्ट देखा है ये डैम्पिंग, डैम्प्ड फोर्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following displacement time graphs represent the damped harmonic oscillation? देखिए डैम्पिंग का कंसेप्ट मैं आपको वापस एक बार बता रहा हूँ. अगर मैंने यहाँ पे एक पेंडुलम लिया है, उसका स्ट्रिंग है या फिर उसका वायर है एंड ये उसका बॉब है, इसको मैंने डिस्प्लेस किया इस तरीके से एंड उसको मैंने रिलीज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करके उसको मैंने रिलीज कर दिया. अब इट विल स्टार्ट द ऑसिलेशन. यहाँ से यहाँ पे आएगा, वापस यहाँ पे जाएगा. अब देखिए ड्यू टू द ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस कंटिन्यूसली. उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाता है. ओके, एंड फाइनली एम्पलीट्यूड बिकम्स जीरो. अब ऐसा रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफ में मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो एम्पलीट्यूड वहां पे कंटिन्यूसली कम कर रहा है. फर्स्ट ग्राफ में तो देखिए एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है. एम्पलीट्यूड यहाँ पे मुझे कांस्टेंट दिख रहा है. यहाँ पे भी देखिए एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम नहीं हो रहा है. सो ये करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है. अब देखिए यहाँ पे मुझे कुछ एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम होते जा रहा है एंड फाइनली वो जीरो की तरफ गया है. डेफिनेटली ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होना चाहिए, ऑप्शन सी. अब देखते हैं ऑप्शन डी में. आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रहा है. एक्चुअली ये यहाँ पे जो ग्राफ दिखा है ना, तो यहाँ पे ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा है. यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं हो रहा है ऑप्शन डी में, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का वहां पे सवाल ही नहीं है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Read the question. A block of mass 200 gram executing SHM under the influence of a spring constant K is given, mass is given, K is given, and a damping constant B is also given, damping constant. It is given in gram per second. The time elapsed for its amplitude to drop to half of its initial value. देखिए टाइम इलैप्स्ड, एक्चुअली मुझे यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है फॉर इट्स एम्पलीट्यूड. कब? टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. मतलब उसका जो कुछ भी ओरिजिनल वैल्यू होगा उसके हाफ यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड होने वाला है. समझो उसका ओरिजिनल वैल्यू हम A0 पकड़ते हैं, तो A कितना हो जाएगा फिर? A0/2. A0 मतलब ओरिजिनल वैल्यू हमने कंसिडर किया है एंड बाद में जो एम्पलीट्यूड हुआ है वो A हुआ है. तो ओरिजिनल वैल्यू देखिए टाइम इलैप्स फॉर इट्स एम्पलीट्यूड टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. तो मुझे टाइम कौन सा निकालना है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड जो A0 था स्टार्टिंग में, तो उसका हाफ होने के लिए, मतलब A0/2 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है. यहाँ पे नेचुरल लॉग दिया है हाफ का -0.693. आपको थोड़ा सा याद होगा तो ये लॉग हमने एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर चैप्टर में यूज किया था हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए. ओके, अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे एम्पलीट्यूड के लिए, हमने जो बाद में एम्पलीट्यूड है उसके लिए ए यूज किया है. नाउ इसको हम टाइम का फंक्शन लिखेंगे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये एम्पलीट्यूड कम होता है. इंटू A0 ये इनिशियल एम्पलीट्यूड है. इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा e⁻ BT डिवाइडेड बाय 2m.
ये फॉर्मूला, ये रिलेशन होता है इन केस ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेटर। ओके, अब देखिए मुझे टाइम निकालना है टी। पहले टाइम कुछ तो वैल्यू होगा, तो एम्पलीट्यूड हाफ हुआ है, इसलिए इस टाइम को भी मैं बोलता हूँ टी हाफ। टी हाफ में इस टाइम को बोल देता हूँ, क्योंकि ये टाइम टी से रिप्रेजेंट किया है, तो बाद में जो टाइम होगा, जितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड हाफ होगा, वो टाइम हमें निकालना है। मैं उस टाइम को बोल देता हूँ टी हाफ। इसको टी भी रिप्रेजेंट किया आपने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, ये जो एम्पलीट्यूड है ए, ये जो एम्पलीट्यूड ए है, ये कैसे हो गया? हाफ हो गया, मतलब A0/2 हो गया। A0 एज इट इज, मुझे टाइम निकालना है माइनस बी टी, टी हाफ मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, डिवाइडेड बाय 2m। अभी A0 कैंसिल हो गया, 1/2 इक्वल टू ई रेस टू माइनस बी टी हाफ डिवाइडेड बाय 2m। अगर आपको ये टी हाफ में कंफ्यूजन हो रहा है तो टी हाफ मत लिखो, उसको टी लिखो और सीधे सीधे टी का वैल्यू निकाल दो। ओके, अब आता है आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट। 1/2 इक्वल टू ई रेस टू माइनस बी टी डिवाइडेड बाई 2m। मुझे ये टी हाफ निकालना है, मतलब मुझे टी हाफ को नीचे लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेचुरल लॉगरिदम लेते हैं बोथ साइड्स में। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चनिंग जेई में फ्रीक्वेंटली होता है, नीट में इस लेवल तक क्वेश्चनिंग नहीं होगा आपको। दोनों साइड पे हम नेचुरल लॉगरिदम लेते हैं, नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 1/2। अब ये ई का पावर नीचे आ जाएगा और वो प्लस में भी हो जाएगा, ऐसा रूल है। बी टी हाफ डिवाइडेड बाय 2m आ गया। ओके, अगर आपने लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का नेचुरल लॉगरिदम यहाँ पे लिया, तो ये जो टर्म होता है, ये टर्म इस तरीके से नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 1/2 यहाँ पे आ जाएगा एंड बी टी हाफ डिवाइडेड बाय 2m आ जाएगा। नाउ देखिए, यहाँ पे नेचुरल लॉगरिदम का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इससे ही आपको हिंट मिलना चाहिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। नाउ इसका वैल्यू आप बस यहाँ पे रख दो, -0.693 इक्वल टू बी का वैल्यू भी दिया है आपको, बी का वैल्यू यहाँ पे आई थिंक इट इज 40। टी हाफ मुझे निकालना है, 2 इंटू मास दिया है 200 ग्राम। अब देखिए, ये भी ग्राम में दिया है, ये भी ग्राम में दिया है, दोनों भी वैल्यू हमें यहाँ पे ग्राम में दिए हैं। और के वैसे हमें यहाँ पे कुछ काम में नहीं आ रहा है, तो दोनों भी वैल्यू बचे कुछ ग्राम में दिए हैं, तो इसको बस सिंप्लीफाई कर दो। सो दिस टी हाफ इक्वल टू -0.693 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 40। हियर इट इज 10, मतलब 6.9। टी हाफ कितना आ रहा है? 6.9, 6.93। अब इसको थोड़ा सा हमने अप्रोक्सीमेशन किया, तो टी हाफ का वैल्यू कितना है फिर? इट इज 7 सेकंड, विच इज गिवन इन द ऑप्शन 7 सेकंड। हम यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेटर तक अब गए हैं डिस्कशन करते करते। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की केस में दिया हुआ एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें मास भी पूछा जा सकता है या फिर टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, तो यही स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करना है। In case of force oscillation of a body, driving force is constant throughout. Driving force is to be rapidly applied only momentarily. Driving force has to be periodic and continuous. Driving force is not required. Means he is asking about forced oscillation.
जब हम फोर्स्ड ऑसिलेशन करते हैं ना, देखिए आई हैव सम बॉब हियर, पेंडुलम, ओके। नाउ इसको मैंने डिस्प्लेस किया, रिलीज किया, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट हो रहा है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, हमने बीच में कुछ फोर्स लगाया नहीं, ओके। इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। पर अगर मैंने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यहाँ पे बीच में ही लगा दिया, जब इसका ऑसिलेशन चालू है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स मैंने बीच में लगा दिया, तो उसको बोला जाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी, जो ड्राइविंग फोर्स होता है, मतलब जो बाहर से फोर्स हम लगाते हैं, तो वो फोर्स कैसा होना चाहिए? ड्राइविंग फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ड्राइविंग फोर्स इज टू बी अप्लाइड ओनली मोमेंटरीली, ड्राइविंग फोर्स हैज टू बी पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस, ड्राइविंग फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी तो रॉन्ग है, ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड ही नहीं बोल रहा है। नाउ ऑप्शन यस, ड्राइविंग फोर्स हैज टू बी पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस, मतलब जब तक आप ड्राइविंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहेंगे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में, तो वहां पे आपको फोर्स्ड ऑसिलेशन कंटिन्यूअसली मिलते रहेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब देखिए ये जो बॉब होता है ना, इसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है जिसके साथ ये ऑसिलेशन करता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एन। और जो ड्राइविंग फोर्स हम यहाँ पे लगाते हैं, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड बाहर से जो फोर्स हम लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ये जब दोनों मैच हो जाते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एन एंड ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी एफ, अगर हमने उसको बोला, तो ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पेंडुलम मैचेस, एट दैट टाइम एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। उस कंडीशन को रेजोनेंस बोला जाता है। सो रेजोनेंस इज एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, नन ऑफ these. So resonance is a example of obviously forced oscillation. Resonance is what? Option Option A is correct. Okay, resonance is what? Resonance फ्री ऑसिलेशन में नहीं होता है, फोर्स का ही रेजोनेंस एक स्पेशल केस होता है। एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इज मैक्सिमम। जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होता है, ड्राइविंग फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाता है, तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और उस केस को ही हम रेजोनेंस बोलते हैं। सो 75 का आएगा ऑप्शन बी, एट दैट टाइम एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है यहाँ पे। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, ये मोशन कौन से टाइप का है यहाँ पे उसने पूछा है। नाउ इस रिलेशन को आप अच्छे से देखिए, ये जो रिलेशन दिया है ये क्या है, y इक्वल टू 3 cos पाई बाय 4 माइनस 2 ओमेगा टी। देखिए हमें ये रिलेशन पता है, पर ये कुछ इस तरीके से नहीं रहता है जनरली। यहाँ पे 2 ओमेगा टी प्लस फाइव हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई हमें करना पड़ेगा। देखिए y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव, इस तरीके का रिलेशन हमें देखने को मिलता है। पर यहाँ पे देखिए उसने फाइव को पहले दिया है, ओमेगा टी को बाद में दिया है एंड माइनस किया है, तो ये ओमेगा टी को हमें रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ओमेगा टी यहाँ पे नहीं चलेगा और माइनस में नहीं चलेगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, y इक्वल टू 3 cos, ओके। अब ओमेगा टी हमें यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। अब देखिए माइनस से अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई बाय 4 प्लस हो गया एंड 2 ओमेगा टी माइनस हो गया। तो इसको हम मैथ्स का कंसेप्ट यूज करके ऐसे लिख सकते हैं, 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। इसका जो रीज़न है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन अभी यहाँ पे आ गया है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ
कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आता है? कॉस थीटा आता है। तो ये यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ माइनस, ये पूरा कर्व ब्रैकेट के अंदर का टर्म कौन है? थीटा है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आया? कॉस थीटा। ये क्या है? ये पूरा टर्म कौन है? कॉस थीटा है। ये कौन था? कॉस ऑफ माइनस थीटा, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉस थीटा। नाउ ये हो गया हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में इक्वेशन। जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए था उस फॉर्मेट का ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल गया, y इक्वल टू 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। ओके, ये हो गया प्रॉपर फॉर्मेट का इक्वेशन। नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है ना, तो उसका पीरियड यहाँ पे उसने पूछा है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे एसएचएम हो रहा है। यहाँ पे एसएचएम हो रहा है क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस 5, इससे मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पे एसएचएम हो रहा है। तो यहाँ पे सी एंड डी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी से मेरा आंसर यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे उसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा देखिए कितना है, यहाँ पे ओमेगा 2 ओमेगा है, सो इट इज 2 पाई बाय ओमेगा इज व्हाट? 2 ओमेगा। सो 2 2 विल गेट कैंसल, सो पीरियड कितना आएगा? पाई बाय ओमेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है। द मोशन इज, अब देखिए ये इक्वेशन जो उसने दिया है साइन क्यूब ओमेगा टी, मैंने आपको बताया था, इसका हिंट आपको मैंने बताया था कि इसको किस तरीके से किया जाता है। देखिए ये जो मोशन है कौन से टाइप का है? पहली चीज मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि साइन क्यूब ओमेगा टी है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है। ये मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या रहता है? साइन प्लस कॉस रह सकता है, या फिर अकेला साइन रह सकता है, या फिर अकेला कॉस रह सकता है। साइन इंटू साइन, या फिर कॉस इंटू कॉस, या फिर साइन इंटू कॉस अगर होगा तो वो एसएचएम नहीं रहता है। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आया। सो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। देखिए इसका मैंने हिंट आपको बताया था, जो एसएचएम होता है ना, उसमें कभी भी साइन इंटू कॉस, या फिर साइन इंटू साइन, या फिर कॉस इंटू कॉस नहीं रहता है। अगर इस तरीके से दिया होगा तो यहाँ पे एसएचएम नहीं होगा, ये हमें फर्स्टली समझ में आता है। तो यहाँ पे देखिए साइन क्यूब दिया है, मतलब साइन इंटू साइन है। ओके, तो उस हिसाब से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी में क्लियर कट उसने मेंशन किया है कि नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ऑप्शन बी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे टिक कर दूंगा। ये पीरियोडिक मोशन हो सकता है पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। रीड द नेक्स्ट वन। Last of. The relation between acceleration and displacement of four particles are given by। अब देखिए एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट हमें पता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इस टाइप का रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और बाद में हमने एंगुलर एसएचएम में देखा था टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो लीनियर एसएचएम में ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, नहीं चलेगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स चाहिए, ऑप्शन डी में है। ओके, चलिए लास्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ
टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ये आपने कुछ सेकंड में ही इसका आंसर मुझे बताना एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, क्योंकि इस टाइप का एक प्रॉब्लम हमने इससे पहले लिया है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इस टाइप का एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मुझे पूछा है उसने एम्पलीट्यूड, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन दिया है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी, इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम देखा था ना उसमें दिया था ए जीरो प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। उसको हमने सिंप्लीफाई किया था, उसका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था कि क्या करना होता है इसमें। ए जीरो एम्पलीट्यूड नहीं है, जो साइन एंड कॉस के साथ होता है वही एम्पलीट्यूड होता है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या फिर y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। मतलब ये एम्पलीट्यूड नहीं था ए जीरो। अब देखिए ये ए एम्पलीट्यूड है, फिर ये बी एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कौन है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो देखिए एम्पलीट्यूड का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रिजल्टेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला था, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड हमने इसको लिखा था आर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, उस हिसाब से ये हो गया पूरा पैरामीटर जीरो। बचा कौन, आर इक्वल टू अंडर रूट a1 कौन है, a है, a2 कौन है, b है, सो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा यहाँ पे। देखिए ऑप्शन ए में क्या बताया, ये एसएचएम नहीं है ऐसा बोल रहा है वो, एसएचएम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उसका रीज़न देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। एसएचएम है, साइन प्लस कॉस हो सकता है ना एसएचएम में, साइन प्लस कॉस ही दिया है उसने, एसएचएम में होता है साइन प्लस कॉस, साइन इंटू कॉस नहीं होता है। अगर यहाँ पे साइन इंटू कॉस होता था तो ये एसएचएम नहीं रहता था। और उसके बाद में फिर देखिए ऑप्शन ए रॉन्ग हुआ है, तो उसके बाद में बचा कौन, हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड क्रॉस चेक करना है। तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो। फोर पेंडुलम ए बी सी डी आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम इलास्टिक सपोर्ट एज शोन इन द फिगर। ए एंड सी आर ऑफ द सेम लेंथ। ये जो ए है एंड ये जो सी है, दोनों का लेंथ सेम है। बी स्मॉलर, बी सबसे छोटा है। बी स्मॉलर देन ए, मतलब बी सबसे छोटा हुआ, क्योंकि ए एंड सी सेम है। बी ए से छोटा है, मतलब सबसे छोटा बी है। एंड डी इज लार्जर देन ए, मतलब सबसे लार्जर कौन है, डी है। इफ ए इज गिवन अ ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए हो गया ड्राइवर पेंडुलम, ड्राइविंग पेंडुलम हो गया ना ये, ओके। या फिर सोर्स हो गया जिससे यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है, ये ड्राइविंग पेंडुलम हो गया ए। अब देखिए उसने पूछा क्या है, डी विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सी विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मीन्स मुझे एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा है। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में भी वो पूछ सकता है, एन इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाय एम। जिसका लेंथ छोटा होता है उसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी बी का होगा एंड सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी डी का होगा। फिर अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी सबसे बड़ा, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ सी तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। एंड उसके बाद सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी होगा डी का, मतलब बी का फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होगा, ए एंड सी का फ्रीक्वेंसी सेकंड नंबर पे होगा, एंड दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है।
एंड डी का फ्रीक्वेंसी सबसे छोटा होगा अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया तो। पर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा ही नहीं, उसने यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा है। और किसका एम्पलीट्यूड पूछा है? डी, सी एंड बी, तीनों के एम्पलीट्यूड के बारे में यहाँ पे पूछा है। ऑल फोर विल ऑसिलेट विद द इक्वल एम्पलीट्यूड। देखते ये भी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ए बी सी डी के एम्पलीट्यूड के बारे में उसने पूछा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा ए एंड सी का, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ पे देखिए एन ए इक्वल टू एन सी, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, एल ए इक्वल टू एल सी। देखिए दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब दोनों यूनिसन कंडीशन में है। यूनिसन कंडीशन है मतलब यहाँ पे मुझे मिलेगा रेजोनेंस। दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा मतलब एम्पलीट्यूड दोनों का मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड यहाँ पे ए एंड सी का मैक्सिमम होगा। तो वो पूछ रहा है किसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, डी सी बी में से। तो सी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी में, तो उस हिसाब से सी विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ए भी वही एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा, पर ए पूछा नहीं उसने ए का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है या नहीं, ए के बारे में नहीं पूछा है, सी के बारे में ऑप्शन में दिया है। सो सी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहाँ पे होगा। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि चारों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। चारों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा, क्योंकि चारों रेजोनेंस में नहीं है। रेजोनेंस में कौन है? ए एंड सी। इस हिसाब से ये ए एंड सी का ही एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।